लिखिए सब कोई स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक देखो, स्व उत्प्रेरक क्या होता है कि कभी कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ जो होता है ना, वही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना शुरू करता है। जैसे बाहर से हम लोग उत्प्रेरक नहीं मिलाते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही कोई पदार्थ जो उत्प्रेरक की तरफ व्यवहार करना शुरू कर देता है, जो अभिक्रिया के दर को ये तो बढ़ा देता है। तो उस स्थिति में वो वाला पदार्थ कहलाता है स्व उत्प्रेरक। कौन? जो उत्प्रेरक जैसे काम कर लगता है वही। तो लिखिए तो स्व उत्प्रेरक में कभी कभी कौन मारेंगे नहीं, मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में एक ऐसा पदार्थ बन जाता है, एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जो स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है, जो स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है, उत्प्रेरक का काम करने लगता है, जिसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, जिसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच, और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच अभिक्रिया से MnSO4, व्हाइट बोर्ड पर देखिए, MnSO4 बनता है जो Mn2 प्लस आयन प्रदान करता है, जो Mn2 प्लस आयन प्रदान करता है, Mn2 प्लस आयन प्रदान करता है। Mn2 प्लस आयन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। Mn2 प्लस आयन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। अतः यहाँ Mn2 प्लस आयन, अतः यहाँ Mn2 प्लस आयन स्व उत्प्रेरक है। स्व उत्प्रेरक है। रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए इसका। H2C2O4 प्लस 6H प्लस आयन Mn प्लस आयन प्लस 10 CO2
अब प्लस 8H2O, ये जो आपका बना है Mn2 प्लस, यही जो है क्रिया के वेग को बढ़ा देता है। अच्छा 2 बार लिख दिए हैं, नहीं H2 है, यहाँ पर गलती लिखा गया है। चलिए आप टॉपिक लिखिएगा, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 वर्गों में बांटा गया है। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर लिखिएगा, समांग उत्प्रेरक। जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। देखो समांग उत्प्रेरक जिसे हम जानते हैं ना, कि समांग मतलब कि सब एक ही खानदान के आदमी के हम जनरली समांग कहते हैं। वैसी एकरों में समांग है उत्प्रेरक। होता क्या है ना कि ऐसा उत्प्रेरक जो एक ही जैसे कि मान लीजिए अभिकारक, प्रतिफल, उत्प्रेरक, तीनों के तीनों एक ही अवस्था में रहता है। जैसे मान लीजिए अभिकारक है गैसीय अवस्था में, तो प्रतिफल भी है गैसीय अवस्था में, और उत्प्रेरक भी रहेगा गैसीय अवस्था में। तो इस स्थिति में उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं समांग उत्प्रेरक। एगो विषमांग होता है जेकरा में अभिकारक कोई अवस्था में रहेगा उत्प्रेरक। तो लिखिए समांग उत्प्रेरक में कौन, बाद में बताएंगे, लिखो। जब उत्प्रेरक अभिकारक और प्रतिफल, जब उत्प्रेरक अभिकारक और प्रतिफल सभी एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, सभी एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तब उसे समांग उत्प्रेरक कहते हैं। समांग उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे में NO गैस की उपस्थिति में, NO गैस की उपस्थिति में SO2 ऑक्सीकृत होकर, SO2 ऑक्सीकृत होकर SO3 में बदल जाता है, SO3 में बदल जाता है। रिएक्शन इसका लिखिएगा, 2SO2 ऑक्सीकृत होने का मतलब कि ऑक्सीजन संयोग ना, क्योंकि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो कहते हैं कि वो पदार्थ आपका ऑक्सीकृत हो रहा है, तो बनता है आपका SO3। आई गैसीय अवस्था में ही रहता है।
सब के सब गैसे है, देख रहे ना, दोनों अभिकारक वो सब गैसे है, प्रतिफल ये गैसे है, और ये भी गैसे है, उत्प्रेरक भी। नीचे लिखिएगा कि इस अभिक्रिया में SO2, O2, NO और SO3 गैसीय अवस्था में है, अतः NO समांग उत्प्रेरक है। NO समांग उत्प्रेरक है। अब लिखिए विषमांग उत्प्रेरक, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, विषमांग उत्प्रेरक। इसमें तीनों एक ही अवस्था में नहीं रहता है। मतलब मान लीजिए कि दो गैसीय अवस्था में रहेगो, ठोस अवस्था में रहे, या दो ठोस अवस्था में रहेगो, आप कोई एगो द्रव में रहे, लेकिन सबके अवस्था एक समान केवल नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही उत्प्रेरक हम लोग कहते हैं विषमांग उत्प्रेरक। तो लिखिए था, जब उत्प्रेरक अभिकारक और प्रतिफल सभी भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। जब उत्प्रेरक अभिकारक और प्रतिफल सभी भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उसे विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे में लिखिए, हैबर विधि द्वारा, देखिए ऐसे लिखिएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन जैसे देखिए, व्यापारिक तौर पर अमोनिया गैस का उत्पादन किया जाता है ना, तो हैबर विधि द्वारा किया जाता है बेचने के लिए। जैसे Fe हो गया, MO हो गया। MO का मतलब क्या होता है? कौन सी बोले हैं? MO का मतलब मैग्नीशियम होता है। देखिए, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम नाम है उसका। ये शायद 41 या 42 नंबर पर होता है मॉलिब्डेनम। देखिए, तो ये गैसीय अवस्था में, लेकिन है किस अवस्था में है? तो बोले थे ना कि अवस्था केवल अलग अलग रहता है, तो क्या कहलाता है? अभिक्रिया को देख करके जिसको अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक लीजिएगा ना, अभिकारक की अवस्था पता नहीं चलेगा। अब रिएक्शन से थोड़ी पदार्थ की अवस्था पता चलता है। वॉल्यूम में लिखा रहेगा कि हाँ बगल में गैस है, सॉलिड लिक्विड, तब नहीं पता चलेगा। नहीं तो सोचिएगा कि हम लिख दिए H2, तो H2 लिखे थोड़ी नहीं पता चल जाएगा कि
वो लिक्विड फॉर्म में है कि काफी बर्फ के तभी फार्मूला होता है H2O, और जलवाष्प की भी होता है, लिक्विड जो जल है उसका भी होता है। तो खाली इतना लिखे थोड़ी पता चलता है कि जल है कि बर्फ है कि वाष्प है। इसीलिए केमिस्ट्री में नियम बना दिया गया कि बगल में क्या लिख दीजिए, उसका अवस्था लिख दीजिए, ठीक ना, ताकि पता चल सके कि कौन से अवस्था में है। तो एग्जाम्पल लिख लिए, अतः नीचे अतः Fe विषमांग उत्प्रेरक है, अतः Fe विषमांग उत्प्रेरक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, असंतृप्त तेल से संतृप्त तेल में परिवर्तन, असंतृप्त तेल से संतृप्त तेल में परिवर्तन संतृप्त तेल में परिवर्तन। देखिए एक बात बताइए, जैसे हम लोग तेल खाते हैं ना, हम लोग कौन सा तेल खाते हैं, संतृप्त या असंतृप्त? संतृप्त ना, बिल्कुल गलत। हम लोग संतृप्त तेल खा नहीं सकते हैं। देखो हम लोग जो भी तेल खाते हैं वो सब के सब असंतृप्त होता है। संतृप्त तेल खाने योग्य नहीं होता है या इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है, समझे बालक? तो देखो जैसे असंतृप्त तेल, जैसे आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में कि जब पेड़ पौधों से प्राप्त तेल के ऊपर में, पेड़ पौधे से प्राप्त तेल के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? तो वो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, दो गुना हाइड्रोकार्बन होता है, वो संतृप्त है एगो। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कब? जब निकेल की उपस्थिति में उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। जैसे यही विधि द्वारा जो पेड़ पौधा से प्राप्त होने वाला तेल होता है ना, तो उसे वनस्पति घी बनाया जाता है, जिसका प्रयोग हम पूजा पाठ करने में करते हैं। वो घी आप खा सकते हैं, खाइएगा उल्टी कर दीजिए, पचबे नहीं करेगा। हम लोग केवल असंतृप्त तेल खाते हैं, ठीक ना, संतृप्त नहीं। एग्जाम्पल लिख लिए नहीं ला, इसमें लिख लीजिएगा, अतः Na विषमांग उत्प्रेरक है। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, प्लैटिनम की उपस्थिति में SO2 का, प्लैटिनम की उपस्थिति में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण, प्लैटिनम की उपस्थिति में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखिए जो भी हम लिखा रहे हैं ना, ये सब एग्जाम्पल है आपका, ये सब एग्जाम में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बता दिए कि संतृप्त असंतृप्त तेल को संतृप्त बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? अमोनिया के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जा रहा था? Fe का। जैसे पूछता है कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ये सब याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। रिएक्शन लिखिए इसका, SO2 का ऑक्सीकरण करते हैं प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, तो बन जाता है आपका SO3।
तो लिखिएगा कि अतः पीटी विषमांग उत्प्रेरक है। पीटी विषमांग उत्प्रेरक है। चलिए अब टॉपिक लिखिएगा, विभिन्न उद्योगों में उत्प्रेरकों का प्रयोग किया जाता है। टॉपिक, विभिन्न उद्योगों में उत्प्रेरकों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में उत्प्रेरकों का प्रयोग किया जाता है जिसकी सारणी निम्नलिखित है। जिसकी सारणी निम्नलिखित है। देखिए कैसे लिखना है। एक तरफ लिखिएगा ऐसे प्रक्रिया, और एक तरफ जैसे इधर बहुत ज्यादा स्पेस दीजिएगा, लास्ट में थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, खाली इतना लिखे भर, ठीक ना। कितना लिखे भर तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ना कि लास्ट में स्पेस जो है बस खाली इतने देना है जरा में हम लोग एक आध गो अक्षर लिख सके, बाकी सब में ई में बहुत लंबा लाइन लगेगा, ताकि इसमें लिखना है पूरा। तो बनाइए, एक तरफ प्रक्रिया लिखिएगा एक तरफ, और सबसे लास्ट में कम स्पेस दीजिएगा, ताकि मुझे छोटा छोटा अक्षर लिखना है, एन बड़ा बड़ा लिखना है। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि हमको लिखना है अलग अलग जो उद्योग होता है ना, और उद्योग में केमिकल का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पर जल्दी अभी कौन चाहेगा कि हमारे केमिकल फैक्ट्री में 10 दिन में बने। सबको चाहता है कि जल्दी जल्दी काम हो, तो उसके लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में अलग अलग उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमोनिया का उत्पादन है तो किसका प्रयोग करेंगे? एफी का। तो चलिए लिखिए प्रक्रिया में पहला नंबर, हैबर विधि द्वारा NH3 के उत्पादन में, हैबर विधि द्वारा NH3 के उत्पादन में, NH3 के उत्पादन में देखिए लिखा हुआ है Fe/MO। इसमें MO उत्प्रेरक नहीं होता है। MO एक रासायनिक पदार्थ होता है जो Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करता है। उसका नाम होता है संवर्धक, जो बढ़ाता है। आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। दूसरा लिखिए, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में उत्प्रेरक लिखिएगा PT, V2O5। PT मैंने प्लेटिनम, V2O5 मतलब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक ना। अगला लिखिए, जैसे जो भी लिखा रहे हैं ना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है ना, कि अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? संपर्क विधि द्वारा, ठीक ना। और उत्प्रेरक उससे संबंधित कि कौन सा विक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगला लिखिए, ओसवाल्ड विधि द्वारा, ओसवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, ओसवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में PT, उधर लिखिएगा PT, ठीक ना। आगे लिखिए,
वनस्पति घी के उत्पादन में या तेलों के हाइड्रोजनीकरण करने में, वनस्पति घी के उत्पादन में या तेलों के हाइड्रोजनीकरण करने में, या तेलों के हाइड्रोजनीकरण करने में हाइड्रोजनीकरण करने में किसका प्रयोग होता है? तो लिख लीजिए निकेल Na। आगे लिखिए ऐसे सुक्रोज यानी कि चीनी, सुक्रोज से एथेनॉल के उत्पादन में, सुक्रोज से एथेनॉल के उत्पादन में इनवर्टेज, देखिए बोर्ड पर इनवर्टेज आगे लिखिए KClO3 से O2 गैस बनाने में, KClO3 से O2 गैस बनाने में, O2 गैस बनाने में इसका देखिए उत्प्रेरक है MnO2। अब लिखिए पेट्रोलियम से गैसोलीन बनाने में, पेट्रोलियम से गैसोलीन बनाने में, गैसोलीन बनाने में लिखिएगा Al2O3 उत्प्रेरक में लिखिएगा। कौन सी लिखिए पेट्रोलियम से गैसोलीन बनाने में, और उत्प्रेरक लिख लीजिएगा Al2O3। गैसोलीन के बारे में बताएंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तब जाके। जी तो चलिए हो गया। तो याद रखिए कौन से प्रक्रिया में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो तो पक्का पूछता है क्लास से। अब देखो जैसे उत्प्रेरक जो है किस रूप में ज्यादा प्रभावी होता है, महीन चूर्ण के रूप में कि सॉलिड रूप में? तो कौन कौन से उत्प्रेरक महीन चूर्ण के रूप में पाए जाते हैं उसको लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए धातुओं के महीन चूर्ण का उत्प्रेरक, धातुओं के महीन चूर्ण का उत्प्रेरक, धातुओं के महीन चूर्ण का उत्प्रेरक प्लैटिनम, खाली सिंबल लिखिएगा ठीक ना, प्लैटिनम, निकेल तथा Fe है। Fe मतलब प्लैटिनम, निकेल और अब जैसे ये मत सोचिए कि लोहा को हम लोग पीस नहीं सकते हैं, पाउडर नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि लोहा से भी बहुत सारा मजबूत धातु है जिसके द्वारा लोहा को भी आराम से पीस सकते हैं महीन दम पाउडर के रूप में। फिर नोट 2 लिखिए, धातुओं के ऑक्साइड का उत्प्रेरक, धातुओं के ऑक्साइड का उत्प्रेरक, धातुओं के ऑक्साइड का उत्प्रेरक लिखिएगा। देखिए ZnO, Al2O3, V2O5, Cr2O3,
CH2O3। हाँ चलिए अब लिखिए एंजाइम पढ़ा देखा नहीं पढ़ा। एंजाइम लिखिए, जैसे कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाता बढ़ाता है ना, तो रासायनिक प्रक्रिया जिसे हम लोग कराते हैं लैब में तो निर्जीव पदार्थों का आपस में अभिक्रिया कराते हैं ना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया हम लोग में भी होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमारे शरीर में भी बढ़ सकता है रोग, लेकिन जीव के शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो उसका वेग में वृद्धि या कमी जो है जिस पदार्थ के कारण होता है उस पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम जो है केवल जीवित प्राणियों में पाया जाता है, मृत प्राणियों में नहीं। तो जीवित प्राणियों के शरीर में अभिक्रिया के दर को बदलने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है उसी को हम लोग एंजाइम कहते हैं, ठीक ना। जैसे ये इन्वर्टेज लिखे थे ना, इन्वर्टेज जो है जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है आपका, इन्वर्टेज जीवाणु के द्वारा। तो एंजाइम क्या होता है कि वो रासायनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से प्रोटीन अणु से बना होता है, प्रोटीन के अणुओं से, लेकिन जीवित प्राणियों में पाया जाता है। तो लिखिए जीवों के शरीर में पाए जाने वाला जीवों के शरीर में पाए जाने वाला जीवों के शरीर में पाए जाने वाला वैसा रासायनिक पदार्थ है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की तरह शारीरिक क्रियाओं को बढ़ाता या घटाता है। घटाता या बढ़ाता है उसे एंजाइम कहते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। एक और लिखिएगा दूसरे शब्दों में, वैसा पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को परिवर्तित करता है, वैसा पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को परिवर्तित करता है, जैविक क्रियाओं को परिवर्तित करता है उसे एंजाइम कहते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। परिवर्तित करता है कहने का मतलब घटाता या बढ़ाता है, हो गया ना। फर्क है कि एंजाइम जीव के शरीर की क्रिया को बढ़ाता करता है, उत्प्रेरक जैसे लैब में हम प्रयोग करते हैं उसका भी क्रिया को बढ़ाता करता है। एंजाइम जो है मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, एक बार ऑब्जेक्टिव में आया था, ये एंजाइम मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो प्रोटीन अणु से बने होते हैं। नोट करके लिखिए, एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई के शरीर को होता है ना कि पाचन शक्ति गड़बड़ा जाता है, पाचन शक्ति घट जाता है, तो उसको डॉक्टर भी जाइएगा तब कहिएगा पेट में प्रॉब्लम है, मतलब पाचन ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या देता है आपको, एंजाइम के शीशी देता है वो। ध्यान से देखिएगा, पाचन संबंधित कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो डॉक्टर एंजाइम देता है। जैसे छोटा बच्चा के लिए भी एंजाइम दिया जाता है। अब पाचन शक्ति किसी में तीव्र बहुत ज़्यादा होता है तो उसको भी कम करने के लिए, और स्लो होता है तो उसको भी तेज करने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जो पाचन को क्या करे, कंट्रोल करे। क्योंकि पाचन एक ऐसा प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया ना है,
भोजन पचना रासायनिक अभिक्रिया है, और वो घट जाएगा, आवश्यकता से कम हो जाएगा तो शरीर को हानि पहुंचेगा ना। तो उसको एवरेज लाने के लिए एंजाइम का आप क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए, डॉक्टर की सलाह से, खुद से नहीं, अपने आप है, नहीं तो पता चला कि कहीं आओ चल गए। चलिए अब टॉपिक लिखिएगा, एंजाइम की प्रकृति। एंजाइम की प्रकृति लेखिए पहला नंबर, यह प्रोटीन अणु होते हैं, यह प्रोटीन अणु होते हैं, यह प्रोटीन अणु होते हैं। दूसरा, यह विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यह विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तीसरा लिखिए, यह विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता हो गया। तीसरा लिखिए, इसके लिए किसी विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए किसी विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एंजाइम जीव के शरीर में होता है, और जीव हर एक परिस्थिति में अपने आप को जीवित रख सकता है, तो ये कोई विशेष परिस्थिति में क्रियाशील नहीं होता है सब समय। और लेकिन एंजाइम के जैसे जीव में पाए जाने एंजाइम के क्रियाशीलता जो है एक निश्चित तापमान तक ले काम करता है। जैसे एंजाइम मान लीजिए कि 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो मनुष्य के शरीर का एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। मनुष्य के शरीर का एंजाइम काम करना, देखते हैं गर्मी के दिन में लोग ज्यादा खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने पर एंजाइम निष्क्रिय होने लगता है। आज कम तापमान होता है तो ठंडा के दिन देखते हैं चबा के या दबा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं ठंडा के दिन में, क्योंकि उसमें 37 डिग्री जिसे हम लोग पूरा अपना पेन के दम टेम्परेचर बनैले रहते हैं, तो एंजाइम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है 37 डिग्री पर। 37 डिग्री एंजाइम जो है अधिक क्रियाशील होता है, 37 डिग्री ज्यादा बढ़ता है तो एंजाइम धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। 60 डिग्री पर पूरा एंजाइम निष्क्रिय होगा, उल्टी उल्टी करना शुरू कर देगा, 45 पे पहुंचेगा तो, क्योंकि एंजाइम के क्रियाशीलता तापमान बढ़ने पर घट जाता है। तो कै वो लिखे, चौथा लिखिए, एंजाइम की बीमा, बीमा मतलब आकार, ठीक ना। एंजाइम की बीमा कोलाइडी रेंज की होती है, एंजाइम की बीमा कोलाइडी रेंज की होती है। कोलाइडी रेंज की होती है। पांचवा लिखिए, एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर, एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर छिद्र होते हैं, एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर छिद्र होते हैं, जिनकी अभिलाक्षणिक आकार होती है, जिनके अभिलाक्षणिक आकार होती है, जिनकी अभिलाक्षणिक आकार होती है। अभिलाक्षणिक आकार होती है, हो गया ना। चलिए तो आज इतना ही छोड़ देते हैं।